तो फाइनली हम लोग ने बहुत सारे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स देख चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जब भी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का टाइप देखते हैं तब हम लोगों को सुपरवाइज्ड मिलता है, एक अनसुपरवाइज्ड मिलता है, उसके बाद एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मिलता है, राइट। अब हम लोग देखने हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में। इन शॉर्ट, जब भी मैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में बात करूं तो ये एक काइंड ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। इसका मतलब क्या, आपके पास जब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कोई डेटा सेट होता था तो आपके पास फीचर्स होते थे, ऐसे F1, F2, Fn, और उसके अलावा एक आउटपुट फीचर होता था, है ना। जो ये आउटपुट फीचर होता था इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट फीचर, ठीक है। इसको हमको प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंट फीचर, राइट, बेस्ड ऑन दिस इंडिपेंडेंट फीचर। ये यूजुअली होता था अपने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। तो हम लोग ने जो एल्गोरिथम्स देखा है आपका, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, बूस्टिंग टेक्निक्स, रैंडम फॉरेस्ट, नेव बायस, SVM, ये सारे ना सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होते हैं, क्योंकि सारे मेरे डेटा सेट में ना हम आइदर क्लासिफिकेशन नहीं तो रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हर एक डेटा सेट में मेरा एक स्पेसिफिक आउटपुट वेरिएबल होता है। बट जब मैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का बात करूं तो मेरे पास फीचर्स तो होंगे, F1, F2, F3 ऐसे फीचर्स होंगे, बट मेरे पास कोई आउटपुट फीचर नहीं होगा। इसका मतलब मेरा कोई एम नहीं है, मुझे कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है इस स्पेसिफिक डेटा सेट में, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्लस्टर्स बनाते हैं। अब लेट्स से कि इतने सारे फीचर्स हैं मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे मेरे, ये सारे डेटा पॉइंट्स। अब ये डेटा पॉइंट्स को मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको क्लस्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। जब मैं बताता हूं क्लस्टर्स मतलब क्या है, लेट्स से कि मेरा एक F1 और F2 फीचर है, राइट। अगर मैं F1, F2 फीचर को देखूं, लेट्स से कि मेरे पास ऐसे प्लॉटेड है F1, F2, राइट। तो यहाँ पे मेरा कोई आउटपुट फीचर नहीं है। हमारा मेन एम होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग से कि हम इसको ग्रुप्स बना पाए, ऐसे टाइप के ग्रुप्स बना पाए। ये मेरा ग्रुप 1 है, ये मेरा ग्रुप 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमिलर काइंड के पॉइंट्स ना विल बी ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है। उसी को हम लोग बेसिकली क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स बोलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा यूज केसेस हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का। आपको थोड़े यूज केसेस मैं बता देता हूं। लेट्स से एक बहुत ही सिंपल यूज केस लेता हूं मैं, ठीक है। अगर समझिए मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक डेटा सेट में मेरे पास फीचर्स हैं, लेट्स से द सैलरी ऑफ अ पर्सन एंड द स्पेंडिंग स्कोर ऑफ द पर्सन, ठीक है, स्पेंडिंग स्कोर, और इनका वैल्यू 1 to 10 के बीच में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, सैलरी, स्पेंडिंग स्कोर, सैलरी, स्पेंडिंग स्कोर। किसी का स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा हो सकता है, किसी का स्पेंडिंग स्कोर कम हो सकता है, किसी का सैलरी ज़्यादा हो सकता है, किसी का स्पेंडिंग स्कोर कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसे टाइप के सिनेरियोज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों डेटा सेट से मुझे कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है, बट अगर लेट्स से यू ओन अ मॉल या यू ओन अ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है आपके पास। अब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, आप ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अगर मैं ये दो फीचर्स का देखूं, लेट्स से कि मेरा ये दो फीचर्स कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट्स है मेरे, ठीक है। तो मेरे एक्स एक्सिस में आ गया सैलरी और यहाँ पे आ गया मेरा स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है, स्पेंडिंग स्कोर। अब यहाँ पे मेरे सैलरीज वैल्यूज होंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पर जाऊँ तो सैलरी बढ़ते जाता है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाते रहूँ तो मेरे स्पेंडिंग स्कोर बढ़ते हैं, राइट। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ मेरा एक टाइप का डेटा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ मेरा एक टाइप का डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ मेरा एक टाइप का डेटा पॉइंट्स है, और यहाँ मेरा एक टाइप का डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटा पॉइंट्स बता रहा है, ये स्पेसिफिकली क्या बता रहा है, डेटा पॉइंट्स जिसका सैलरी कम है बट द स्पेंडिंग स्कोर इज वेरी हाई। तो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स ना ये चीज आपको बता रही है, राइट। अब ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स के बारे में अगर क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि सैलरी भी ज्यादा है इस स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स का, जो भी पर्सन होगा उनका सैलरी भी ज्यादा है और स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा है। अब इस केस में क्या है, सैलरी कम है, स्पेंडिंग स्कोर कम है, और इस केस में सैलरी ज्यादा है बट स्पेंडिंग स्कोर कम है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि मैं इसको 4 ग्रुप बना दूं, ये मेरा ग्रुप 1, ये मेरा ग्रुप 2, ये मेरा ग्रुप 3, ये मेरा ग्रुप 4, और ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ये ग्रुप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम से ही बनते हैं। अब मैं क्यों बना रहा हूं ग्रुप्स, लेट्स से दैट आई ओन अ ई-कॉमर्स वेबसाइट, कोई ऑनलाइन वेबसाइट है मेरे पास।
अब ई कॉमर्स वेबसाइट में एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आया है, लेट्स से आईफोन 20, ठीक है, अभी तो आईफोन 14 ही चल रहा हूँ, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आईफोन 20, राइट। तो आईफोन 20 का ऑब्वियसली अब जो भी प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा ही होगा ना, एटलीस्ट इट विल बी 1.5 लाख, लेट्स से, इन्फ्लेशन काउंट करके बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपीज़ आए ना। आपको क्या लगता है जब इनिशियली कोई नया आईफोन आता है, अब आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट दें, आप किस टाइप के कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे? क्या आप ग्रुप 1 को देंगे या ग्रुप 2 को देंगे या 3 को देंगे या 4 को देंगे? आप किस टाइप के कस्टमर्स को बेसिकली देंगे? अब यहां पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, आइदर आप ये ग्रुप को देंगे, सैलरी भी कम है बट इनका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है, तो अगर इनको डिस्काउंट मिल सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ईमेल सारे के सारे ये ग्रुप को लिख सकते हैं। और दूसरा ग्रुप ये है, ये ग्रुप में क्या है, सैलरी भी ज्यादा है, स्पेंडिंग स्कोर भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा है कि ये ग्रुप के पीपल भी आप प्रॉब्ली ये आईफोन खरीद सकता है। और फाइनल जो वर्स्ट सिनेरियो में होगा, अगर आपको ये ग्रुप को भी भेजना है ना, उनका सैलरी ज्यादा है बट स्पेंडिंग स्कोर कम है, बट थोड़े थोड़े में से इनमें से लोग ना आईफोन खरीद लेंगे अगर आप इनको ज्यादा डिस्काउंट देंगे। तो लेट्स से कि आपने ये ग्रुप को 10% डिस्काउंट दिया, आपने ये ग्रुप को 5% डिस्काउंट दिया, आपने ये ग्रुप को 20% डिस्काउंट दिया, तो चांसेस यहां पे ये बढ़ रहे हैं कि आपका आईफोन जो है जल्दी जल्दी बिक रहा है बाय जस्ट गिविंग दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, है ना। अब ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि आप इसको क्लस्टर्स बना पा रहे हैं, आप इजीली इसको क्लस्टर्स बना पा रहे हैं। और ये क्लस्टर्स कैसे बनते हैं? थ्रू सम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, और इनमें जो टेक्निक यूज होता है वो है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहां आपको स्पेसिफिकली कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है, आप क्या करेंगे, सारा डेटा पॉइंट्स को ग्रुप बनाएंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे। तो इसमें जो 3 टेक्निक यूज होता है, जो हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, एक है के मीन्स क्लस्टरिंग, दूसरा है हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग, तीसरा है डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड अबाउट के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग। अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझेंगे कि के मीन क्लस्टरिंग होता क्या है, के मीन क्लस्टरिंग वर्क कैसा करता है, और के मीन क्लस्टरिंग का मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है। पहली बात तो हम लोग गोल समझेंगे ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बोला ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, तो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पहला हम लोग समझेंगे कि ज्योमेट्रिक इंट्यूशन के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे के मीन्स क्लस्टरिंग के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए गाइस, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन अगर आपको के मीन्स क्लस्टरिंग का समझना है तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे एक सिंपलर डेटा पॉइंट्स, एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखता है और दूसरे ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डेटा पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू F1 एंड F2 फीचर, अगर आप इसमें के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं, के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं, तो जो फाइनल आपका आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यहां पे आपको एक ग्रुप ये मिलेगा, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है वो स्पेसिफिकली आपको ये मिलेगा। तो इन शॉर्ट आप कर क्या रहे हैं, आप के मीन्स क्लस्टरिंग से जितने भी आपके ग्रुप्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, आप उसको क्लस्टर करके सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक एक ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1 और ये हो गया मेरा ग्रुप 2। तो ये बेसिकली आप करते हैं। अगर समझ लीजिए आपके पास तीन ग्रुप्स ऑफ डेटा पॉइंट्स या 3 क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपका लेट्स से कि ये मेरा एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गया, ये मेरा 2 ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गया, और यही मेरा 3 ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं इसको कॉपी कर देता हूं, इसको पेस्ट कर देता हूं। तो जब आप ये 3 ग्रुप को बेसिकली एक के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं तो आपके बन जाते हैं 3 ग्रुप, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, और तीसरा ग्रुप ये, ठीक है। तो जितने भी आपके ग्रुप्स ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं उनको क्लस्टर कर देता है। और रिमेंबर करिए, ये जो डेटा पॉइंट्स है ना हर एक ग्रुप में, ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है।
तो ये है पूरा का पूरा फंडा विथ रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिक इंट्यूशन अबाउट के मींस क्लस्टरिंग। अब हम लोग समझते हैं कि ये ग्रुपिंग कैसे होता है यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर, अभी मैं यहां फिर से एक और डेटा पॉइंट लेता हूं और समझते हैं के मींस मैथमेटिकल इंट्यूशन कि ये बनता कैसे, ये ग्रुप्स मैथमेटिकल इंट्यूशन। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि ये मेरे डेटा पॉइंट्स अगेन है, मैं यहां पे लिख देता हूं और इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। चलिए, तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स यहां पे, ये मेरे डेटा पॉइंट्स यहां पे। ठीक है, तो लेट्स से दैट कि मेरे यहां पे थोड़े डेटा पॉइंट्स आ गए इस तरीके के। ठीक है, और यहां पे मेरे डेटा पॉइंट्स आ गए। आपको पता है यहां पे जस्ट देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्रुप्स हैं यहां पे। ठीक है, तो के मीन क्लस्टरिंग में जो स्टेप्स फॉलो होता है, चलिए मैं एक बाय ए, वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स लिखते जाता हूं। तो पहला स्टेप जो होता है, वी हैव टू इनिशियलाइज सम के सेंट्रॉइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, के सेंट्रॉइड्स। अब ये जो के सेंट्रॉइड्स क्या है, जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं ना, उन सबका सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि मेरा k इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। बट ये k इज इक्वल टू 2 कैसे सेलेक्ट होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं बस थोड़ा सा आगे। ठीक है, कि ये k का वैल्यू कैसे सेलेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे। बट लेट्स कंसिडर कि अभी के लिए मैंने अपना दो सेंट्रॉइड्स, एक सेंट्रॉइड इधर इनिशियलाइज किया और दूसरा सेंट्रॉइड मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब दो सेंट्रॉइड मैंने ऐसे इनिशियलाइज कर दिया। अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इनिशियली आपको कुछ के सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज करना है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे को दिख रहा है दो ग्रुप है, इसलिए मैंने k इक्वल टू 2 इनिशियलाइज कर दिया है, तो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। बट ये k का वैल्यू 2 कैसे आया, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बस थोड़े ही देर में ये मैथमेटिकल इंट्यूशन जैसे खत्म होगा हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो सेकेंड पॉइंट है, मैं ये बोल रहा हूं पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट टू द सेंट्रॉइड, वी जस्ट नीड टू ग्रुप देम। मतलब जो पॉइंट इस पर्टिकुलर सेंट्रॉइड से नजदीक है, तो हम लोग वही कलर का ग्रुप कर देंगे उसको, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे। और जो पॉइंट्स, जो ये डेटा पॉइंट्स है मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट के नजदीक है, हम वो कलर में डाल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखिए ये वाला डेटा पॉइंट इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से नजदीक है ऑब्वियसली, तो मैं इसको ये ऑरेंज कलर बना दूंगा, इसको भी मैं ऑरेंज कलर बना दूंगा। अगर आपको सिंपल तरीके से जानना है कि कितने डेटा पॉइंट्स होंगे, तो आप एक ना परपेंडिकुलर लाइन एक ऐसा बना दीजिए और एक और परपेंडिकुलर लाइन आप ऐसे बीच में बना दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है ना, वो ये इसके नज़दीक होगा और ये डेटा पॉइंट सब इनके नज़दीक होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और ये मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया इसमें, अगर इसको दिखा दूं आपको ना थोड़ा और प्रॉपर तरीके से, तो शायद आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं एक और कोशिश करता हूँ ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, मेरा ये लाइन प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हुआ था। ठीक है, तो लेट्स से कि ये मेरे दो सेंट्रॉइड्स हैं, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स डाल दिया है, यहाँ मैंने एक ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स डाल दिया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन बना रहा हूँ ना, इसके बाद मैं एक और परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके का बनाऊंगा। ठीक है, अब बन गया परपेंडिकुलर पॉइंट। देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। अब जो डेटा पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर है, तो ये बेसिकली ये कलर का हो जाएगा, और जो डेटा पॉइंट्स इसके ऊपर है तो ये कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जो डेटा पॉइंट्स इसके नीचे है ये बेसिकली ये कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये कलर का हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बस ग्रुप किया है, जो डेटा पॉइंट्स इस सेंट्रॉइड के नजीक है वो कलर कर दिया, और जो डेटा पॉइंट्स इस सेंट्रॉइड के नजीक है हम लोगों ने वो कलर कर दिया। अब थर्ड पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मूव द सेंट्रॉइड्स बाय कैलकुलेटिंग द मीन। इसका मतलब क्या है, अब जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं, हम इन सब का डेटा पॉइंट्स का मीन कैलकुलेट करेंगे और उसके थ्रू हमको नया सेंट्रॉइड मिलेगा। अब ये सेंट्रॉइड से मूवमेंट हो जाएगा यहां पे। ठीक है,
तो चलिए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाके फिर से ये लाइन बनाऊंगा। अब मेरे डेटा पॉइंट्स आप देखिएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट, आफ्टर ग्रुपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे थोड़े जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए, जब मैं बोलता हूँ मूव द सेंट्रॉइड्स बाय कैलकुलेटिंग द मीन, इसका मतलब क्या, मैं इस सब का मीन कैलकुलेट करूंगा। जब मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, जो मेरा नया डेटा पॉइंट होगा वो कहाँ मूव होगा, वो आपको पता है इधर से क्या हो सकता है, इधर मूव हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स यहां पर सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स है, तो मेरा जो मीन कैलकुलेट होगा इस सारे डेटा पॉइंट्स का कहीं सेंटर में होगा। सिमिलरली ये येलो सेंट्रॉइड कहां मूव होने वाला है, सिंस ज्यादा डेटा पॉइंट्स यहां है, ये यहां से यहां जा सकता है। ठीक है, यहां से यहां जा सकता है। अब मेरे जो नया डेटा पॉइंट है वो कहां है, एक येलो पॉइंट यहां पर है, एक ऑरेंज पॉइंट बेसिकली आपका यहां पर है। ठीक है, अब आपका जो डेटा पॉइंट्स है सब इस तरीके का दिख रहा है। तो यहां आपका 3 डेटा पॉइंट, यहां आपका थोड़े और डेटा पॉइंट्स ऐसे, ठीक है, और यहां पे आपका येलो डेटा पॉइंट। ऐसे ही बना दे रहा हूं गाइस, सो दैट आपको कंफ्यूजन से दूर रहना पड़े। ठीक है, लेट्स से अब फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से हम लोग ये वाला पॉइंट बेसिकली फिर से करेंगे, सेकंड पॉइंट। अब पॉइंट्स दैट आर नियर टू द न्यू सेंट्रॉइड हम लोग उनको ग्रुप कर देंगे। अब फिर से ग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को फिर से एक ऐसा लाइन बनाना पड़ेगा और कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, राइट। अब यहां आप देख सकते हैं एक येलो पॉइंट ऊपर चले गया है और एक रेड पॉइंट नीचे आ गया है। तो जो ये नीचे आ गया ना रेड पॉइंट, वो फिर से आपका येलो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डेटा पॉइंट नज़दीक है, और ये वाला जो डेटा पॉइंट है आपका बेसिकली ऑरेंज हो जाएगा, है ना। फिर से इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, फिर से हम लोग जाके मीन कैलकुलेट करेंगे सारे डेटा पॉइंट्स का। अब आपका जो ये सेंट्रॉइड है वो यहां से लेट से यहां मूव हो गया, ठीक है, और सिमिलरली आपका जो येलो वाला डेटा पॉइंट है यहां से यहां मूव हो जाएगा जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपके, अगर मैं यहां पे जाके देखूं तो ये आपका नया डेटा पॉइंट। ठीक है, अब आपका जो नया सेंट्रॉइड है इट विल समवेयर हियर, ठीक है, येलो वाला, ऑरेंज वाला समवेयर हियर, ऑरेंज वाला समवेयर हियर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब जो मेरे नए डेटा पॉइंट्स है वो बाकी के बाकी पूरे यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, राइट, और यहाँ पे मेरे 3 डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो मेरे ऑरेंज डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1, 2 और बाकी सारे डेटा पॉइंट्स इधर। अब जब ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे, फिर से अब हम लोगों को सेकंड प्रोसेस करना पड़ेगा। देन अगेन वी विल गो अहेड एंड क्रिएट दिस लाइन, उसके बाद हम लोग जाके ऐसे लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं है, अगर मेरे कोई ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब मेरा ग्रुप करेक्ट हो गया है और फाइनली हमको ये 2 ग्रुप मिल रहा है, एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने यही स्पेसिफिक डेटा को जो इनिशियली ये लिया था, हम लोग ने 2 ग्रुप बना दिया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमको 2 ग्रुप मिल गया है एंड नाउ वी नो दैट हाउ वी हैव ग्रुप दिस डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने उतना एक्यूरेटली नहीं बता पाया गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर जम्बल्ड हो गए हैं, पूरा ऊपर नीचे हो गए हैं। बट अगर आपको फाइनल रिजल्ट देखना है, अगर क्लियरली देखना है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आप फॉलो करेंगे तो आपका जो येलो वाला डेटा पॉइंट्स, ये सारे मेरे डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरीके से, और बीच में इसका सेंट्रॉइड होगा, और सिमिलरली येलो डेटा पॉइंट्स का और रेड डेटा पॉइंट्स का कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये भी बीच में सेंट्रॉइड होगा। तो ये मेरा एक ग्रुप, ये मेरा 2 ग्रुप। तो फाइनली ये प्रोसेस आप लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको ये 2 ग्रुप नहीं मिलता है। तो ये हो गया मेरा क्लस्टर 1 और ये हो गया मेरा क्लस्टर 2, और जो ये बीच वाला पॉइंट बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर 1, और जो ये बीच का पॉइंट है ये है सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर 2। ठीक है, तो के मीन्स क्लस्टरिंग में हम लोग बेसिकली यही 3 स्टेप फॉलो करते हैं और अगेन रिपीट करते जाते हैं जब तक हमको ये सारे ग्रुप्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये सारे जो डेटा पॉइंट्स है ये ऊपर के ये येलो कलर हो गए और ये रेड कलर हो गए, तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा के मीन्स मैथमेटिकल इंट्यूशन। बट अभी हमारा सबसे मेजर क्वेश्चन ये है, हाउ डू वी सेलेक्ट द के वैल्यू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू वी सेलेक्ट द के वैल्यू।
अब इसके लिए हमको एक चीज़ समझना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं WCSS। WCSS मतलब विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए गाइस समझते हैं WCSS क्या है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर क्या है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल ही समझते हैं क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको हेल्प करता है के का वैल्यू पता लगाने के फॉर अ स्पेसिफिक डेटा सेट। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट के के वैल्यूज से, लेट्स से आई विल बी इनिशियलाइजिंग के इज इक्वल टू 1 to 20। इसका मतलब मैं चेक करने वाला हूं फर्स्ट विथ 1 सेंट्रॉइड टिल 20 सेंट्रॉइड्स। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि मेरे पास ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास ये 2 ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स है इनिशियली, मैं अभी इसको ग्रुपिंग नहीं किया हूं, ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स है। अब यहां पे क्या होगा कि मैं इनिशियली k इज इक्वल टू 1 लूंगा, तो लेट्स से कि मेरा सेंट्रॉइड यहां पे इनिशियलाइज हुआ है। अब जब हम बोलते हैं WCSS तो इसका मतलब हम सम्मेशन कर रहे हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब हर एक डेटा पॉइंट से हम लोग बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये सारा डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये जब डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन द पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड, ठीक है, और इसको हम लोग बेसिकली स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा विथ k इज इक्वल टू 1 जस्ट, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आपको पता है जब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस सेंट्रॉइड, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, राइट, ग्राफ बनाऊं और ये ग्राफ में x एक्सिस में मेरा k वैल्यू है और y एक्सिस में WCSS है, ठीक है। k यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, राइट। और ऐसे ही विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। तो विथ k इज इक्वल टू 1 आप जब विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं सारा डिस्टेंस और समेशन भी कर रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं उसके बाद, तो ऑब्वियसली आपका जो WCSS विद k इज इक्वल टू 1 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो मैं यहां पे वो डेटा पॉइंट रीच कर रहा हूं। अब जब हम लोग k इज इक्वल टू 2 में जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास दो सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज होंगे, यहां एक हो सकता है, यहां एक हो सकता है। अब जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट होगा हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट। इसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट जो है हम लोग उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहां पे ऐसे, और जो इससे नियरेस्ट पॉइंट होगा हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब इस तरीके से जब करते हैं तो आपको पता है WCSS क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए पहले ही बात तो मैं एक पॉइंट से ही सारा कैलकुलेट करता था, अब मेरे 2 नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, जो ये डेटा पॉइंट्स इसके पॉइंट के नियरेस्ट है तो उसका डिस्टेंस आएगा, वो हम समेशन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा डेटा पॉइंट है उसका डिस्टेंस भी हम लोग समेशन करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग एक ग्राफ देख पाइएगा कि जैसे जैसे मेरा k का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखिएगा ये पूरा का पूरा ऐसा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा जब भी हम k और WCSS का ग्राफ बनाएं। अब यहां पे आपको एक चीज देखना है, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एल्बो मेथड। एल्बो मेथड क्यों, क्योंकि देखिए ये एल्बो जैसा दिखता है, राइट, एल्बो राइट, दिस कॉर्नर जो है ये मेरा ये कॉर्नर हो सकता है, ठीक है। अब हमको वो कॉर्नर फाइंड आउट करना है जिसके बाद से ये पूरा का पूरा ग्राफ स्टेबल हो गया था, ठीक है। अब इस केस में मेरा k का वैल्यू जो होगा वो होगा 4, क्योंकि यहां पे सबसे लास्ट में यहां पे ये वाले डेटा पॉइंट से मेरा बाकी का जब WCSS है वो पूरा का पूरा स्टेबल हो गया। तो हमको ये एल्बो मेथड से k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट हाउ टू सेलेक्ट द k वैल्यू विद द हेल्प ऑफ WCSS दैट इज विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। और ये चीज भी मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी दिखाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला जब k इज इक्वल टू 1 था, अब k इज इक्वल टू 2 में कैसे होगा ना, आप देखिए यहाँ पे गाइस बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरे डेटा पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा दूसरा डेटा पॉइंट्स यहाँ पर है।
अब जो मैं दो सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, राइट। अब जो दो सेंट्रॉइड्स, ये सेंट्रॉइड से सारा पॉइंट्स ये नज़दीक है तो मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, ये सेंट्रॉइड से ये सारा डिस्टेंस नज़दीक है तो मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। अब इंस्टेड ऑफ जस्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस विद वन पॉइंट मैं बाकी सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इस केस में मेरा WCSS क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली के का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ये एल्बो मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस यूज होने वाला है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है आपको पता है, इसमें हम लोग यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, एंड आई होप आप लोगों को यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला पता हो, ठीक है। अगर नहीं पता है मैं फिर से लिख देता हूं। यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली ये बोलता है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है P1 एंड P2, इफ दिस इज डिनोटेड बाय x1 y1 और x2 y2, तो अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस द फॉर्मूला विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला है बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस के केस में क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो मैनहट्टन डिस्टेंस के हिसाब से जहाँ पे मैं MD लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला ये होता है मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला है बेसिकली मैनहट्टन और यूक्लिडियन डिस्टेंस का, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हम लोग ने ये समझ लिया कि के मीन्स होता क्या है, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन क्या है, उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन क्या है। अब फाइनली जो एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप, ठीक है, रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप। और यहाँ पे इसको हम लोग ऑल्सो भी बोलते हैं के मीन्स प्लस प्लस। अब ये रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप क्या है, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है विथ रिस्पेक्ट टू के मीन्स क्लस्टरिंग, और ये टाइप का ट्रैप प्रॉबेबली आप भी फॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप क्या होता है, देखिए लेट्स से कि मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे कुछ इस तरीके का डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, और मेरा जो यहाँ पे थोड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं और यहाँ पे अलग डेटा पॉइंट्स हैं। अब देखिए अगर आप ये डेटा पॉइंट्स देखेंगे और अगर आप इसमें के मीन्स अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्ली आपको आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, जस्ट सोचिए इसका जो आउटपुट है, जो ग्रुप्स का आउटपुट है वो कैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो इसका ग्रुप का आउटपुट आपको कैसा दिखना चाहिए। मोस्टली आप बोलेंगे ठीक है ये एक ग्रुप में हो सकता है, ये दूसरा ग्रुप में आ सकता है, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप में है और ये फाइनली तीसरा ग्रुप में, ठीक है। तो मैं भी मानता हूं, ठीक है, विथ k इज इक्वल टू 3 हम लोगों को 3 ग्रुप मिलेगा। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना इस सिनेरियो में कि जब हम k मीन्स अप्लाई करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग बिकमिंग लाइक दैट ग्रुप, ये कुछ ऐसे हो जाता है। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा चीज़ है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू के मीन्स क्लस्टरिंग। इंस्टेड ऑफ हैपनिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है। ये एक ग्रुप बन जाता है, ये दूसरा ग्रुप बन जाता है, और फाइनली ये तीसरा ग्रुप बन जाता है। अब देखिए ये वाले में प्रॉब्लम क्या है, ये वाले में प्रॉब्लम ये है जो ये डेटा पॉइंट्स है ना, ये सारे डेटा पॉइंट्स प्रॉब्ली एक ही ग्रुप में आ रहा है, यहाँ पे बीच में गैप है तो ये दो ग्रुप अलग से आना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ हैपनिंग लाइक दिस, आपका जो आउटपुट मिल रहा है आपको ये मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक सेंट्रॉइड आ गया, यहाँ पे आपका एक सेंट्रॉइड आ गया, यहाँ पे आपका एक सेंट्रॉइड आ गया। इस केस में एक सेंट्रॉइड यहाँ है, एक सेंट्रॉइड यहाँ है, एक सेंट्रॉइड यहाँ है, ठीक है। अब इन दोनों में से आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि दोनों भी सही लग रहा है, बट यहाँ का इनिशियलाइजेशन ना बहुत, ये दोनों ग्रुप बहुत सारा पॉइंट्स ओवरलैप्ड है, तो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे ग्रुप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि आपका जो सेंट्रॉइड है ना बहुत ही नियरली इनिशियलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर मेरे को ये ग्रुप करना है ना, तो अगर आपका 3 डेटा पॉइंट्स लेट्स से यहीं इनिशियलाइज्ड हो गया, यहीं इनिशियलाइज्ड हो गया ऐसे, और ये मेरा ग्रीन पॉइंट यहीं नियरली ही इनिशियलाइज्ड हो गया,
तो फाइनली आपका जो ग्रुप्स बन जाएगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, सबसे मेजर प्रॉब्लम। तो इसीलिए के मींस क्लस्टरिंग में बोलते हैं कि रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप। जब भी आपका सेंट्रॉइड्स बहुत नियरली इनिशियलाइज्ड होता है तो ऐसे काइंड का प्रॉब्लम आता है। तो इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स है, हम लोग एक इनिशियलाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है के मींस प्लस प्लस। अब ये के मींस प्लस प्लस ये काम करता है, जैसा भी आपका डेटा पॉइंट हो ग्रुप्स में या नहीं, राइट, ये के मींस प्लस प्लस ये बोलता है अगर मेरे पास 3 ग्रुप्स है या मैं k इक्वल टू 3 ले रहा हूं, इट विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो सेंट्रॉइड है ना वो बहुत ही दूर दूर इनिशियलाइज हो। अब जब ये दूर दूर इनिशियलाइज होता है ना, तब आपको इस टाइप का एक प्रॉपर ग्रुप्स बन जाता है। क्योंकि जब दूर दूर इनिशियलाइज है ना, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डेटा पॉइंट से इन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से नजदीक है और इन पर्टिकुलर सेंट्रॉइड से नजदीक है, और वो कोशिश करेगा ग्रुप करने का, ठीक है। तो रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप क्यों होता है और वो क्या है कि आपके ग्रुप्स प्रॉपर्ली नहीं बन रहे, और एंड द रीजन इज वेरी सिंपल कि आपका जो सेंट्रॉइड्स है ना वो प्रॉपर्ली इनिशियलाइज नहीं है। तो इसीलिए अगर आप के मींस प्लस प्लस टेक्निक यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन का, और ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि आपके जो सेंट्रॉइड्स हैं वो सारा काफी दूर इनिशियलाइज होंगे, तो इस टाइप का प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगा। यही स्पेसिफिक चीज रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप बोलता है, ठीक है। और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं के मींस प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन टेक्निक, और ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इवन इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो के मींस का पूरा एल्गोरिथम। हम लोग ने मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन समझा, स्टेप बाय स्टेप समझा ये कैसा होता है, सारा प्रोसेस कैसा होता है, राइट। सो यस, दिस वाज इट अबाउट द के मींस क्लस्टरिंग। अब जो नेक्स्ट एल्गोरिथम होगा उसको हम लोग बोलेंगे हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में और के मींस क्लस्टरिंग में बहुत सारा डिफरेंस भी है। हम लोग उन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंसेस समझेंगे, उसके बाद हम लोग कवर भी करेंगे डीबी स्कैन। अब के मींस क्लस्टरिंग ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। हम लोग ने देखा था व्हाट इज के मींस प्लस प्लस, कैसे क्लस्टर्स बनते हैं, कैसे सेंट्रॉइड्स बनते हैं, और वो सारा का सारा प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग का जब भी हम लोग बात करते हैं, ये भी एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। लेट्स से कि ये मेरा इनपुट डेटा है, ठीक है। इसको जब हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा एंड गोल जो है बेसिकली ऐसे टाइप के क्लस्टर्स आएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिए, अगर मैं एक बेसिक डिफरेंस बोलूँ के मींस के कंपैरिजन में, यहाँ पे कोई सेंट्रॉइड नहीं होता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑब्वियसली होते हैं, यहाँ भी क्लस्टर जो है मेरे k इक्वल टू 3 है, बट there will be no centroids, ठीक है। यही है डिफरेंस हायरार्किकल क्लस्टरिंग और के मींस क्लस्टरिंग के बीच में। बट फिर भी हमको समझना है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग में ये क्लस्टर्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हायरार्किकल क्लस्टरिंग का जब भी बात करता हूं मैं, तो 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक बोलते हैं हम लोग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, और एक बोलते हैं हम लोग डिविजिव क्लस्टरिंग, ठीक है। और इनका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझेंगे। अगर इनमें से कोई एक का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझ में आ जाएगा तो दूसरा वाला बहुत ही ईजी है आपको समझने के लिए। अब जो डिविजिव क्लस्टरिंग होता है बेसिकली, राइट, उसको डिविजिव मतलब क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। एग्लोमरेटिव मतलब क्या है, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्लोमरेटिव बताऊंगा, तो डिविजिव क्या होगा, उसका रिवर्स टाइप का पैटर्न होगा। तो चलिए क्विकली मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा एक डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक डेटा सेट है, लेट्स से कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। तो ये मेरा हो गया P1 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया मेरा P2 पॉइंट, और ये हो गया मेरा P3 पॉइंट, ठीक है। अब ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे मेरा P4 पॉइंट बना दिया, यहाँ पे मेरा P5 पॉइंट बना दिया, और यहाँ पे मेरा P6 पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास ये 6 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो 6 डेटा पॉइंट्स हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बेसिकली हम लोग क्लस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्लस्टर्स का क्या क्या स्टेप होता है मैं यहाँ पे आपको लिखते जाता हूँ। तो पहला स्टेप जो क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेसिकली क्लस्टर्स बनाने का जो स्टेप्स फॉलो करता है वो हम लोग करने वाले हैं। और ये स्पेसिफिकली जो स्टेप्स है ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है। डिविजिव वाला इसका रिवर्स होगा, नीचे से ऊपर होगा इसका मतलब, ठीक है। तो स्टेप्स में सबसे पहला, फॉर ईच point initially, we will
कंसिडर इट एज अ सेपरेट क्लस्टर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट जो डेटा पॉइंट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट जो डेटा पॉइंट है ये सब एक इंडिपेंडेंट क्लस्टर बनेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लस्टर बनेगा। तो ये मैंने 6 क्लस्टर बना दे रहा हूं यहां पे सो दैट आप इसको देख पाए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टोटल 6 क्लस्टर्स, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। अब जो सेकेंड स्टेप है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर। बहुत ही सिंपल, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर। हम लोग स्पेसिफिकली ये कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट एंड क्रिएट अ न्यू क्लस्टर। अब यहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा नियरेस्ट क्लस्टर को, नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर मैं P1 P2 का बात करूं, P5 P6 का बात करूं, तो यहां पे मेरे को 2 क्लस्टर मिलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा ऐसे। तो ये मेरे हो गए एक क्लस्टर, है ना, ये मेरे हो गए एक क्लस्टर। अब यहां पे आप ये भी देख सकते हैं P5 P6 बहुत नजदीक है, तो ये हो गए मेरे नेक्स्ट क्लस्टर। तो सबसे नजदीक वाला पॉइंट क्या है, P5 P6, है ना। उसके बाद P1 P2 को भी मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, वी कीप ऑन डूइंग द सेम प्रोसेस मतलब द स्टेप 2, ठीक है, सेम प्रोसेस विच इज नथिंग बट स्टेप 2, ठीक है, until we get a single cluster। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो 2 डेटा पॉइंट्स हम लोग ने कंसीडर किया, जो भी सबसे नियरेस्ट होगा हम उसको एक क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद देखिए P1 P2 सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि P5 P6 और P4 नजदीक है, तो ये दोनों भी एक क्लस्टर में ग्रुप हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इन दोनों को एक ग्रुप में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप फाइनली देख सकते हैं कि मैं P1 P2 P3 को भी एक ग्रुप में कंबाइन कर सकता हूं, क्योंकि P3 सबसे ज्यादा नजदीक है P1 P2 से, राइट। अब मेरे पास फाइनली 2 क्लस्टर हो गए। अब ये 2 क्लस्टर को मैं क्या कर सकता हूं, ये 2 क्लस्टर को मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया, तो ये फाइनली मेरा एक सिंगल क्लस्टर मिला, ठीक है। सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट को मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, क्लस्टर्स बनाते जा रहा हूं। पहला मेरा सबसे ज्यादा नजदीक पॉइंट था P5 P6, मैंने इसको एक क्लस्टर बनाया। उसके बाद P1 P2 नजदीक था, मैंने इसको 2 क्लस्टर बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं देखा, ठीक है, P4 नजदीक है P5 P6 से, तो मैंने इसको एक सिंगल क्लस्टर बनाया। उसके बाद मैंने इसको बनाया, उसके बाद मैंने एक कंबाइन कर दिया पूरा का पूरा एक मेजर क्लस्टर में। अब जब हम कंबाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्लोमेरेटिव, ठीक है, एग्लोमेरेटिव। हम इसको कंबाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो हम ऊपर से नीचे फॉलो करते हैं, हम इसको बोलते हैं एग्लोमेरेटिव। और जो रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग फॉलो करते हैं, पहली बात तो मैंने सारा डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर में लिया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट है उसको मैंने सेपरेट किया। इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं डिविसिव अप्रोच, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में और डिविसिव क्लस्टरिंग में। बट अभी भी मेरा क्वेश्चन हमको ये नहीं मिला, भाई कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बने। अब हमको ढूंढना है कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये तो मैंने कंबाइन कर दिया। ऑब्वियसली मैं कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं या मैनहट्टन डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, बट इस काइंड के डेटा पॉइंट्स में हम लोग बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस ही यूज करते हैं। अब अगर हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी क्लस्टर्स, तो यहां पे हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डेंडोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डेंडोग्राम, ठीक है। तो मैं डेंडोग्राम को ना मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। डेंडोग्राम करता क्या है, हम लोग वो चीज समझाने वाले हैं आपको अब यहां पे, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर कि ये मेरे डेटा पॉइंट्स हो गए फिर से, ठीक है। अब डेंडोग्राम क्या करता है हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा P1, ये हो गया मेरा P2, ये हो गया मेरा P3, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स हो गया। उसके बाद ये हो गया मेरा P4, ये हो गया मेरा P5 और ये हो गया मेरा P6, ठीक है। अब जो डेंडोग्राम है यहां पे मैं थोड़े ऐसे डेटा पॉइंट्स बनाऊंगा, देखिए आप,
जहाँ यहाँ पे है ना ये डेंडोग्राम मैं बनाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स कितने हैं अपने पास, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ठीक है। और यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 1, ये बेसिकली डिस्टेंस है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करने वाले, देखिए आपको पता है सबसे नजीक पॉइंट कौन सा है, P4, P5। सो लेट्स से कि मैंने P4, P5 को एक ग्रुप में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, P4, P5 को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। लेट्स से कि P4, P5 का वैल्यू समवेयर अराउंड 1 है, यूक्लिडियन डिस्टेंस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, P1, P2 है, तो P1, P2 को मैं कंबाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया P1, P2, ठीक है, ये हो गया मेरा P1, P2, ठीक है। अब P1, P2 को जैसे मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं P1, सॉरी ये मैंने कंबाइन P1, P2, P1, P2 को लेट्स से कि इसका वैल्यू समवेयर नियर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाया, P4, P5 को कंबाइन करके एक क्लस्टर बनाया। अब जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है इसके बाद आप देख पाइएगा P4, P5, P6 नजदीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक क्लस्टर बना दूंगा, ठीक है, इनको एक क्लस्टर बना दूंगा। अब जब मैं क्लस्टर बना रहा हूं इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली कंबाइन कर रहा हूं P4, P5 और P6। तो ये हो गया मेरा एक सेपरेट क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे नजदीक पॉइंट है वो है P3, P1, P2 का, तो मैं इसको कंबाइन कर दे रहा हूं यहाँ पे फाइनली, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को कंबाइन किया। अब P1, P2, P3 बेसिकली लेट्स से कि वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जाके हम लोग ने कुछ इस तरीके का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब फाइनली जब हम इन सब को कंबाइन कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये क्लस्टर और ये क्लस्टर को कंबाइन कर रहे हैं, तो लेट्स से कि मेरा ये क्लस्टर और ये क्लस्टर आ गया, ये कंबाइन हो गया, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन डिस्टेंस मैंने ये डेंडोग्राम बना दिया। इस तरीके को डेंडोग्राम बोलते हैं। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में ना ऐसे टाइप का डेंडोग्राम होता है। डेंडोग्राम अगर आप याद रखें कि हमारे न्यूरल नेटवर्क्स ब्रेन में भी ना हम लोग समथिंग कॉल्ड एज डेंडोग्राम यूज करते हैं, राइट। न्यूरॉन्स, डेंडोग्राम, डेंड्राइट्स बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। वो कनेक्शन मीडियम होता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक ग्रुप करके कंबाइन कर रहे हैं। बट अब फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्रिश ये तो ठीक है, आप फाइनली सारा ग्रुप को कंबाइन कर देना है, राइट। लास्ट में आप क्या किया, आपने पूरा का पूरा ग्रुप को कंबाइन कर दिया इस तरीके से, राइट। बट हम कैसे फाइंड आउट करें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। तो यहां पे हम लोग कुछ कंसिडर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकता है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि अगर मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस 5 थ्रेशोल्ड है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां एक पॉइंट कट करूंगा और मैं देखूंगा कितने क्लस्टर्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसका फंडा बहुत ही सिंपल है गाइस। आपको करना क्या है ना, अगर आपको ग्रुप्स फाइंड आउट करना है तो बेसिकली आपको ये थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहां पे समझाने वाला हूं, ये थ्रेशोल्ड का बिहेवियर कैसा चेंज होता है। लेट्स से कि मैंने थ्रेशोल्ड 5 रखा है, ठीक है। अब यहाँ थ्रेशोल्ड जब 5 रखा हूं तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट कैसा बनता है। तो यहाँ 5 के केस में मैं क्या करूँगा, ऐसे लाइन मार दूंगा। अब जैसे मैंने लाइन मारा तो कितने डेटा पॉइंट्स यहाँ से पार हो रहे हैं, 1 और ये 2, राइट। जब भी मैं बोलूँ कि ये 2 डेटा पॉइंट से पार हो रहा है, उसका मतलब मेरे कितने क्लस्टर्स बन जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने थ्रेशोल्ड को अब कम किया, इंस्टेड ऑफ 5 मैं लेता हूँ लेट्स से 3। अब 3 के केस में क्या होगा, 3 के केस में लेट्स से कि मैं ऐसे जाके इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कंबाइन कर रहा हूँ। अब आपको समझना है कि कितने इससे पार हो रहा है। आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस जैसे कम होते जाता है, आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पे मेरे 4 क्लस्टर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने अगर थ्रेशोल्ड कम किया 1 पे लेट्स से या 0.5 में, और यहां पे मैंने एक लाइन मारा, तो अब देखिए कितने लाइन से पास हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 लाइन से टोटल हमारा पार हो रहा है। इसका मतलब मेरे 6 क्लस्टर हो गए जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स थे। तो ये थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि आपका क्लस्टर सही तरीके से डिफाइन हो। तो यहां पे आप देखिए ये मेरा जो क्लस्टर है, ठीक है। बट आप फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे क्रिश तो कैसे हम लोग थ्रेशोल्ड डिफाइन करेंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस, आप यहां पे ये देख सकते हैं। अब मैंने और
प्रोग्रामिंग वे में भी मैं टेक्निक्स बताऊंगा कि आप थ्रेशोल्ड कैसे कैलकुलेट। एक सिंपल सा तरीका ये है, ट्राई टू फाइंड आउट द बिगेस्ट वर्टिकल लाइन। ठीक है, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं आपको सो दैट यहां आपको समझ में आ जाए। मैं यहां बोल रहा हूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन such that no horizontal line passes through it। इसका मतलब क्या है, horizontal line passes through it। ये थोड़ा कंफ्यूजन है सेंटेंस में। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन, हम लोग बनाया हुआ लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं, जो ये लाइन बना है डेंड्राइट्स डेंडोग्राम्स राइट, उसका सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करिए जहां पे नन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू इट। अब ये क्या फंडा हुआ, आप यहां देख पा रहे हैं कि लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन ये है, ठीक है, ये वाला देखिए आप, सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन कौन सा है, यही है। और नन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन शुड पास थ्रू इट। यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रहा है क्या, देखिए गाइस यहां पे ना एक लाइन है इसका राइट, और ये अगर मैं पॉइंट करूं तो ये पास कर रहा है इस लाइन पे राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसका नेक्स्ट वाला ये वर्टिकल लाइन मेरे को लंबा दिख रहा है, क्या हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां से हमारा ये वाला लाइन पास हो रहा है। ठीक है, क्या हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पास हो रहा है। क्या हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां पे मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये पास हो रहा है राइट। क्या हम बाकी सारे चीज तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहां भी देखिए यहां भी पास हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कोशिश करूं तो ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन होगा, और यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं हो रहा है, देखिए आप यहां से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रहा है राइट, यही सबसे मेरा लॉन्गेस्ट लंबा लाइन है। तो मैं ये सबसे लंबा लाइन ढूंढूंगा और उसमें से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस कर दूंगा। अब जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेंगे तो देखिए कितने पॉइंट से पास हो रहे हैं, 2 पॉइंट से। इसका मतलब आपका जो डेटा सेट में है 2 क्लस्टर आना चाहिए, तो के का वैल्यू यहां पे 2 होना चाहिए, और दिख भी रहा है आपके यहां डेटा सेट में, देखिए 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर, ये 2 क्लस्टर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया मिल जा रहा होगा डेंडोग्राम के बारे में, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और sklearn में इसका टेक्निक्स भी है, मैं आपको कोडिंग में बताऊंगा कि वो थ्रेशोल्ड कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा और चीज सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलॉइड क्लस्टरिंग भी, बट मैं ये भी आपको प्रूव कर दूंगा कि ठीक है ये थ्रेशोल्ड है ना इंटरनली खुद एल्गोरिथम ढूंढ लेता है। यहां तो मैं आपको समझाने के लिए लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन सच दैट नो हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू इट होना चाहिए, बट वो जब वो आप पाइथन कोडिंग में करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग के डिस्कशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन के मीन्स एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ऑब्वियसली के मीन्स में हमको पता है हम लोग ने क्या क्या यूज किया था, एल्बो मेथड, सेंट्रॉइड्स। हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग में हम लोग डेंडोग्राम्स यूज किए थे राइट। बट जब मैं डिफरेंसेस के बात बोलता हूं तो 2 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से बोलना चाहता हूं, एक है स्केलेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब भी मैं स्केलेबिलिटी का बात करूं तो पहली बात तो डेटा सेट साइज के हिसाब से, अगर मेरा डेटा सेट साइज ह्यूज है, डेटा सेट का साइज ह्यूज है, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या हमको अप्लाई करना है, क्या हमको अप्लाई करना है के मीन्स या हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग। ठीक है, अब आप सोचिए, पॉज करिए वीडियो को, ये डायग्राम समझिए, ये डेंडोग्राम जो बना हुआ है क्या ये ह्यूज डेटा सेट के लिए ठीक रहेगा या स्मॉल डेटा सेट के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि आप मान के चल लीजिए हम हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और सबको एक क्लस्टर टाइप का बना रहे हैं राइट। तो पॉज करिए, डिस्कशन फोरम में लिखिए ह्यूज डेटा सेट के लिए किसको हमको यूज करना चाहिए, वेदर फॉर के मीन्स और हायरार्किकल मीन। ठीक है, तो अगर पॉज करके आ गए हैं आप तो मैं आपको आंसर दे देता हूं। ह्यूज डेटा सेट के लिए हमेशा कोशिश करिए के मीन्स एल्गोरिथम यूज करने के लिए, और स्मॉल डेटा सेट के लिए आपको हायरार्किकल मीन यूज करना है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल डेटा सेट में क्या होता है, अगर आपके पास ह्यूज डेटा सेट है तो आप हर एक पैरामीटर, हर एक पॉइंट्स के बीच में डिफरेंसेस, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप उसको ग्रुप करते जाएंगे। अगर मिलियंस डेटा पॉइंट्स रहा तो आपका हालत खराब हो जाएगा, तो कितना बड़ा डेंडोग्राम बनते जाएगा राइट। तो इसलिए जब भी आपके पास डेटा सेट बड़ा होता है आप के मीन्स यूज करिए। अब सेकंड जो सबसे बढ़िया चीज है राइट, टाइप्स ऑफ डेटा। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो राइट, तो आप बेसिकली के मीन्स अप्लाई कर सकते हैं, के मीन्स और हायरार्किकल मीन भी। ठीक है,
न्यूमेरिकल डेटा के केस में, बट वही है अगर आपका डेटा सेट छोटा रहा तो। बट जब भी मैं बात करूं वैरायटी ऑफ डेटा, जैसे कैटेगरिकल डेटा हो गया, उसको रिलेट करना है कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल से, तब आप बेसिकली हायरार्किकल मीन यूज करना चाहिए, क्योंकि हायरार्किकल मीन ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझेंगे आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। ये कॉन्सेप्ट भी हायरार्किकल क्लस्टरिंग में यूज होता है। सो कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब आप दो कैटेगरीज के बीच में ना उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये मेरा एक्शन मूवीज है, ठीक है, और ये मेरा कॉमेडी मूवीज है, ठीक है। अब आपको पता है एक्शन मूवी कौन सा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं एवेंजर्स देता हूँ, लेट्स से मेरा एवेंजर्स यहाँ आता है एक्शन के रेंज में, ठीक है, और कॉमेडी थोड़ा ही है। अब मैं बात करूँ एवेंजर्स 2 का, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से। अब ये दोनों पास में इसीलिए हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों सिमिलर पॉइंट्स है, तो इसीलिए इनका जो कोसाइन सिमिलैरिटी है बहुत आसपास है। जो इनका एंगल दिख रहा है ना इन दोनों के बीच में बहुत पास है, इसका मतलब दे आर जस्ट सेइंग दैट दे आर सिमिलर पॉइंट्स। तो ये कोसाइन सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेली समझेंगे एनएलपी के केस में। इसको एनएलपी में बहुत ही यूजफुल है ये, जब हमको क्लस्टरिंग करना है कोई टेक्स्ट डेटा को रिलेटेड, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग हम लोग वहां भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वैरायटी ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली आपको हेल्प करता है दो कैटेगरीज को देखने कितना क्लोजली रिलेटेड है वो लोग, ठीक है। तो ये कोसाइन सिमिलैरिटी अप्लाई होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। तो वैरायटी ऑफ डेटा के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी बहुत सारा यूजफुल है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसा टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा और डेटा सेट साइज, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो द डिफरेंसेस बिटवीन के मीन्स एंड हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बारे में। अब देखने वाले हैं एक नया एल्गोरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। अब डीबी स्कैन क्लस्टरिंग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बेटर है के मीन्स और हायरार्किकल मीन कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्यों डीबी स्कैन बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बेटर रिजल्ट भी दे सकता है। अब डीबी स्कैन को समझना है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम, और इसका सोर्स जो है वो है विकिपीडिया, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट विकिपीडिया को देना चाहता हूँ स्पेसिफिक डायग्राम्स के लिए। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये डायग्राम से आपको पूरा का पूरा वर्किंग समझ में ईजिली आता है, तो चलिए समझते हैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिकल इंट्यूशन। तो अगर मैं बात करूं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग का, तो यहां पे जो पहला पॉइंट है, ये मैं लाल पॉइंट ऐसा बना रहा हूं जो यहां पे ये लाल पॉइंट को इंडिकेट करता है, और ये लाल पॉइंट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ कोर पॉइंट, ठीक है। हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे और मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखूंगा। पहली बात तो रेड पॉइंट हो गया ये डायग्राम में। अब चलते हैं येलो पॉइंट में। जो ये येलो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट। और उसके अलावा जो यहां पे एक ब्लू पॉइंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉइज नहीं तो आउटलायर, ठीक है, नॉइज नहीं तो आउटलायर, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट से पूरा का पूरा आपका डीबी स्कैन क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट हो सकता है। बट इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, और वो हाइपर पैरामीटर है, पहला वाला हाइपर पैरामीटर है एक वैल्यूज बोल के, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पॉइंट्स, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग देख सक रहे हैं मिनिमम पॉइंट्स 4 है, और जो दूसरा हाइपर पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज रेडियस। रेडियस जो है सर्कल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इतना अगर ये 5 चीज आपके पास है, तो आप डीबी स्कैन क्लस्टरिंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहली बात तो हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, पहले आता है कोर। अब कोर पॉइंट बोलता क्या है, कोर पॉइंट है क्या, ठीक है, हम लोग वो समझते हैं। लेट्स कंसिडर कि मेरा एक पॉइंट कोर पॉइंट है, ठीक है, ये कोर पॉइंट है। लेट्स से इनमें से कोई भी डेटा पॉइंट ये कोर पॉइंट है, ठीक है। कोई भी डेटा पॉइंट को आप ले लीजिए और लेट्स कंसिडर दिस इज द कोर पॉइंट, ठीक है। अब जो ये एप्सिलॉन है वो बेसिकली रेडियस होगा। तो मैं रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स कंसिडर ये मेरा एप्सिलॉन है, तो ये रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम लोग कोर पॉइंट क्यों बोलते हैं, ठीक है।
तो कोर पॉइंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके अंदर एग्जिस्ट होता है। जैसे यहां पर अगर मेरा मिनिमम पॉइंट्स 4 है तो लेट्स कंसिडर ये मेरा 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, और ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं जो दूसरे डेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम इसको कोर पॉइंट इसीलिए बोलेंगे क्योंकि जब तक मेरा मिनिमम पॉइंट्स जो है वैल्यूज, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन द रेडियस एप्सिलॉन should be at least or should be greater than or equal to, मैं यहां से भी ऐसा भी लिख सकता हूं, should be greater than or equal to minimum points। अगर ये सिनेरियो मैच करता है देन दिस बिकम्स अ कोर पॉइंट। तो आप सोच रहे होंगे ये मिनिमम पॉइंट्स तो 4 है क्रिश, ठीक है, तो क्या हम ये कोर पॉइंट को भी मिनिमम पॉइंट गिनेंगे? हाँ, आपको गिनना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं काउंट करूं कितने पॉइंट्स है मेरे पास, ये कोर पॉइंट के सराउंडिंग में 1 2 3, राइट, और ये पॉइंट को भी आपको गिनना पड़ेगा। तो जब ये 4 पॉइंट्स वाला कॉम्बिनेशन आपका एटलीस्ट 4 पॉइंट्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन यू कैन से दिस इज एज द कोर पॉइंट। और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि और पॉइंट नहीं हो सकते, और भी पॉइंट हो सकते हैं, बट मिनिमम इट शुड बी एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, जब ये कंडीशन फुलफिल होता है तब हम उस स्पेसिफिक पॉइंट को बोलते हैं कोर पॉइंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने समझ गया। अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है जो आपको समझना है उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर पॉइंट, जो येलो पॉइंट्स है, राइट, बॉर्डर पॉइंट्स। अब बॉर्डर पॉइंट के सिनेरियो में क्या होता है, लेट्स से ये मेरा एक पॉइंट है और इसको हम लोग एप्सिलॉन से सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा एप्सिलॉन। अब बॉर्डर पॉइंट हम लोग कब बोलेंगे? बॉर्डर पॉइंट हम लोग बोलेंगे जब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विद इन द रेडियस विल बी लेस देन मिनिमम पॉइंट्स। अब आपको पता है मिनिमम पॉइंट्स कितना है अपना, हम लोग ने इनिशियलाइज किया था 4 है। तो लेट्स कंसिडर कि यहां मेरे 2 बॉर्डर पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, 1 2 3। तो यहां सिनेरियो में देखिए, यहां पर इस पर्टिकुलर सर्कल में, इस पर्टिकुलर रेडियस में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है विच इज लेस देन मिनिमम पॉइंट्स, तो हम इसको बोलेंगे बॉर्डर पॉइंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइज, नो नथिंग इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड। यहां पे बस आपको कैटेगराइज करना है कब हम कोर पॉइंट बुलाते हैं कोई भी पॉइंट को, या कब हम बॉर्डर पॉइंट बुलाते हैं कोई भी पॉइंट को, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा सेट होगा ना ये ही 3 पॉइंट में डिवाइड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और ब्लू पॉइंट, जो भी है नॉइज और आउटलायर पॉइंट, और इसमें 2 हाइपर पैरामीटर यूज होगा, रेडियस और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब थर्ड वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटलायर, और ये ही सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है डीबी स्कैन का। इट इज रोबस्ट टू आउटलायर। यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं, डीबी स्कैन है ना, इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू पॉइंट है ना ये देख पाता है, ये आउटलायर को बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेट कर पाता है डीबी स्कैन। अब आउटलायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लेट्स से कि मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा ब्लू पॉइंट है, और अगर मैं एक रेडियस के हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट्स नहीं आते हैं, सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट्स नहीं आता है, तब हम ये पॉइंट को आउटलायर बोलेंगे। ठीक है, आउटलायर बोलेंगे। बस यही है पूरा का पूरा फंडा। अगर आप ये 3 चीज समझ पा रहे हैं तो यहां देखिए ये डायग्राम में, ठीक है, ये वाला रेड पॉइंट क्यों है, क्योंकि जब मैं यहां पे एप्सिलॉन से कुछ रेडियस बनाया तो देखिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसीलिए हम लोग ने इसको कोर पॉइंट जैसा मार्क किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने कोर पॉइंट जैसा मार्क किया है। यहां पर देखिए ये कोर पॉइंट, इसको हम लोग कोर पॉइंट क्यों किए, क्योंकि अगर हम इसका रेडियस से एप्सिलॉन देखेंगे तो आप देखिए मोर देन 4 पॉइंट्स यहां पर है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 लिए हम लोग यहां पे। इसको बॉर्डर पॉइंट क्यों बोले, क्योंकि देखिए ये वाले पॉइंट में जब हम एप्सिलॉन से रेडियस बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, यहां पे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है विच इज लेस देन मिनिमम पॉइंट्स,
और इस तरीके से सारे पॉइंट्स डिफाइन होते हैं, कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट और नॉइस पॉइंट को। अब ये वाले पॉइंट को हम लोग नॉइस पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम लोग ने ये सर्कल, ये एप्सिलॉन के हिसाब से हम लोग ये रेडियस बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोई अदर पॉइंट्स नहीं है, तो ये आपका हो गया आउटलायर। ठीक है, ये आपका हो गया कोर पॉइंट और ये आपका हो गया बॉर्डर पॉइंट। बस इतना ही आपको समझना है। और डीबी स्कैन मेक श्योर करता है कि आपका जो भी डेटा पॉइंट्स है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो। अब जो भी प्रेडिक्शन करना है कैसे होगा, कोई भी नया डेटा पॉइंट आ गया, लेट्स से कि मेरा नया डेटा पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ गया, तो आपको पता है इसका कोर पॉइंट यहाँ है, तो ये कैटेगरी में बिलोंग करेगा, पूरा ये सर्कल के हिसाब से बिलोंग करेगा, तो ये भी उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करता है। जो कैटेगरी में ये बिलोंग करता है वही कैटेगरी में ये बिलोंग करेगा। अगर एक और पॉइंट मेरा यहाँ आता है तो अब उसको पता चल जाएगा ये पॉइंट के नज़दीक है, तो इसलिए इट इज़ बिलोंगिंग टू दिस, सो इट बिकम्स ऑल्सो अ बॉर्डर पॉइंट, और ये कैटेगरी में वो बिलोंग हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डीबी स्कैन एल्गोरिथम्स के क्लस्टरिंग के बारे में पता चल रहा हो। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सम एग्जाम्पल्स आफ्टर वी अप्लाई डीबी स्कैन क्लस्टरिंग। यहाँ पे देखिए डीबी स्कैन, जैसे मैंने बोला ना, इट इज़ वेरी वेरी रोबस्ट टू आउटलायर्स। और एक और पॉइंट जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से भूल ही गया हूँ ना, ये 3 जो है ना टेक्निक्स डीबी स्कैन नॉन लीनियर क्लस्टरिंग में हेल्पफुल है। नॉन लीनियर क्लस्टरिंग मतलब आपको लीनियरली ही सेपरेबल नहीं होना चाहिए, नॉन लीनियर अलग अलग शेप में भी रहना, क्लस्टरिंग वो बहुत ही सही तरीके से कर देता है। देखिए ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे जितने भी ग्रीन पॉइंट्स हैं ना, ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये डिवाइड कर दिया, क्लस्टर्स बना दिया पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स है, ये जो जितने भी बाकी सब पॉइंट्स हैं, ये सब आउटलायर्स है। आउटलायर्स को कंसिडर ही नहीं कर रहा है कोई ग्रुप में, देखिए आउटलायर्स, क्योंकि इंटरनली वो सर्कल जब बनाएगा ना, उसमें कोई बॉर्डरिंग पॉइंट्स नहीं होंगे, कोई कोर पॉइंट्स नहीं होंगे। और सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, ऐसा वाला ना जो ये है, ये वाला है, ये बेसिकली के मींस क्लस्टरिंग से इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये वाला जो टेक्निक है ये बेसिकली के मींस से क्लस्टरिंग से क्लस्टर हुआ है। बट ये वाला जो देखेंगे ना आप, ये डीबी स्कैन से हुआ है। कौन सा बेटर लग रहा है आपको? डीबी स्कैन ही बेटर लग रहा है ना। देखिए प्रॉपरली ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को किस तरीके से कैटेगराइज कर पाया है, ठीक है, हायर डायमेंशंस में भी। तो ये है इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा डीबी स्कैन क्लस्टरिंग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत ही सिंपल है, 3 पॉइंट्स के बारे में याद रखना है, हाइपर पैरामीटर के बारे में याद रखना है और इसके थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलॉइड स्कोर और सिलॉइड क्लस्टरिंग। अब इसका मतलब क्या है? हम लोग ने अभी तक के मीन्स क्लस्टरिंग देख चुके हैं, हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग देख चुके हैं, ठीक है। तो जब हम क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं ना, उसका वैलिडेशन कैसा करें, राइट? वो क्लस्टर्ड है कि नहीं प्रॉपरली, तो उसका वैलिडेशन करने का कोई ना कोई तरीका होगा। तो सिलॉइड क्लस्टरिंग और सिलॉइड स्कोर एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप ये चीज़ वैलिडेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलॉइड क्लस्टरिंग 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइडेड है। जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने विकिपीडिया से लिया था। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। और अगर मैं बात करूँ सुपरवाइज मशीन लर्निंग का, हम लोग ने देखा रिग्रेशन के केस में R स्क्वायर्ड स्कोर देखते थे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, उसके अलावा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल, ये सब ना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं बेसिकली आपको चेक करने के लिए आपका मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लोग सिलॉइड स्कोरिंग यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं सिलॉइड स्कोरिंग कैसे वर्क करता है। अब पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, ये क्या पॉइंट बता रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं, लेट्स से कि आपने एक क्लस्टर बनाया, राइट, तो ऐसे 2-3 क्लस्टर्स भी बनाए, तो पहली बात सिलॉइड स्कोर में या सिलॉइड क्लस्टरिंग में पहला स्टेप ये है कि जब आप एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि ये मेरा एक क्लस्टर है और यहाँ पे मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स लेने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स से कि ये मेरा एक क्लस्टर है, तो हर एक क्लस्टर का हम लोग बेसिकली कंप्यूट करते हैं A ऑफ I, ठीक है, A ऑफ I जो यहाँ पर नोट किया हुआ है, A ऑफ I। अब ये A ऑफ I बता क्या रहा है? A ऑफ I ये बता रहा है कोई भी डेटा पॉइंट से, कोई एक डेटा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग सारा डिस्टेंस, बेसिकली हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये डिस्टेंस को समेशन करके मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्लस्टर, ये पर्टिकुलर पॉइंट से सारे दूसरे पॉइंट से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया और मैंने सबमिशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो हम लोग ने सबमिशन किया वो सारा डिस्टेंस फ्रॉम i टू j, तो ये मेरा i का पॉइंट है और ये j हम कंसिडर कर रहे हैं, j इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे पूरे का पूरा पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं। अब जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फाइनली हम लोग उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे जितने भी पॉइंट्स हैं -1, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, राइट, क्योंकि ये पॉइंट से हम लोग ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से हमको a ऑफ i मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सबमिशन ऑफ 1 पॉइंट टू ऑल दी अदर पॉइंट्स और उसके बाद वो सारे सबमिशन को करके हम लोग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक डिस्टेंस का, ठीक है। हर एक डेटा पॉइंट से आप प्रॉब्ली कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारा डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप और वही चीज हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, फॉर डेटा पॉइंट i बिलोंग्स टू c ऑफ i, डेटा पॉइंट i इन द क्लस्टर c ऑफ i, लेट a ऑफ i इज नथिंग बट 1 बाई c ऑफ i माइनस 1, क्योंकि मेरे को ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लेना है, बाकी सारे पॉइंट्स लेना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो सबमिशन कर रहे हैं d ऑफ i कॉमा j, राइट। j क्या होगा? मेरा बाकी का सारा क्लस्टर पॉइंट होगा और i विल नेवर बी इक्वल टू j, ठीक है। तो ये मेरा a ऑफ i कैलकुलेट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, वी देन डिफाइन द मीन डिसिमिलैरिटी ऑफ ए पॉइंट i टू सम क्लस्टर। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं। लेट्स से कंसिडर कि मेरे पास एक क्लस्टर यहाँ है, ठीक है, और एक क्लस्टर यहाँ है, ठीक है। और पहला स्टेप में तो ऑब्वियसली मैं जब यहाँ डेटा पॉइंट्स लिया था, मैंने क्या किया, सारा सबमिशन तो मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यह मेरे पास a ऑफ i पूरा का पूरा डेटा है हमारे पास, तो ये सारा डिस्टेंस हम लोग ने कैलकुलेट किया। बट सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है जो भी सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा ये क्लस्टर से, लेट्स से कि ये मेरा नियरेस्ट पॉइंट है इस क्लस्टर से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे, हम ये पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पूरा पॉइंट्स, पूरा डेटा पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से डिस्टेंस। और जब हम इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, पहली बात तो हम लोग सारा डिस्टेंस को सबमिशन करेंगे, सबमिशन यहाँ पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सी ऑफ जे। सी ऑफ जे मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है मेरे क्लस्टर 2 में, ये क्लस्टर 1, ये क्लस्टर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, b ऑफ i मिलेगा। तो इसके थ्रू हम लोग b ऑफ i कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। a ऑफ i आपको पता है, इंटरनली जब भी हम कोई डेटा पॉइंट से दूसरे डेटा पॉइंट विद इन द सेम क्लस्टर देखते हैं तो हमको a ऑफ i मिलेगा, और b ऑफ i जो भी आपका नियरेस्ट क्लस्टर है इस स्पेसिफिक क्लस्टर से, वहां से कोई भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरी डेटा पॉइंट, और बाद में हम लोग सबमिशन भी करते हैं सारे डिस्टेंस का, और उसके बाद हम लोग उसका एवरेज करते हैं। सिमिलरली मेरा नेक्स्ट क्लस्टर हो सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्लस्टर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जहां जहां आपका क्लस्टर है ये सारा स्टेप्स परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है जिससे हम लोग सिलॉइड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, सिलॉइड स्कोर। अब सिलॉइड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बहुत ईजी है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज b ऑफ i माइनस a ऑफ i डिवाइड बाय मैक्स ऑफ a ऑफ i कॉमा b ऑफ i। आपको ऑब्वियसली पता होगा a ऑफ i अगर ग्रेटर है b ऑफ i का, ठीक है, दैट बेसिकली मीन्स वी हैव परफॉर्म वेल क्लस्टरिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनल डिस्टेंस तो कम होगा ना क्लस्टरिंग के अंदर व्हेन कंपेयर टू द अदर क्लस्टर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वेल क्लस्टरिंग है, हम लोग ने अच्छे से क्लस्टर किया हुआ है इसका, ठीक है। अगर a ऑफ i इज ग्रेटर देन, दिस इज अ गुड क्लस्टर, ठीक है, गुड क्लस्टर। अगर आपका a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ i, देन ऑब्वियसली दिस इज अ बैड क्लस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेट करते हैं, और जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपका जो क्लस्टर का आउटपुट है वो रेंज होता है -1 टू +1। द मोर द वैल्यूज टूवर्ड्स +1, द मोर बेटर द क्लस्टरिंग इज, द मोर द वैल्यू टूवर्ड्स -1, द मोर बैड द क्लस्टरिंग इज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, जब भी आपका a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ i, तो आपका जो वैल्यू होगा वो नियर टू 1 होगा, मतलब 1 माइनस a ऑफ i डिवाइड बाय b ऑफ i। तो a ऑफ i बड़ा है, आपको पता है, b ऑफ i छोटा है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो स्मॉल होगा, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो इट विल बी नियर टू 1। उसके बाद जब a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ i, तो ये ऑब्वियसली 0 होगा, है ना, क्योंकि a ऑफ i b ऑफ i अगर सेम रहा, 1 माइनस 1 0, ठीक है, उसका मतलब बैड क्लस्टरिंग। और जब आपका a ऑफ i इज ग्रेटर देन b ऑफ i, तो आपका वैल्यू नियर टू -1 होगा,
तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू रेंज होता है वो बिटवीन -1 to +1 यूज होता है, राइट। तो इन शॉर्ट जो भी एल्गोरिथम आप अप्लाई करें, के मीन्स अप्लाई करें, हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग अप्लाई करें, जब आपको वैलिडेट करना है, देखिए हम लोग एल्बो मेथड ये सारा चीज तो यूज करते हैं, बट एक वैलिडेट करने का भी एक तरीका होना चाहिए, और वहां पे हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं सिलॉइड क्लस्टरिंग, जहां पे ये 3 मेन स्टेप्स यूज होता है पूरा का पूरा आपका फाइंड आउट करने वेदर इट इज अ गुड क्लस्टर और बैड क्लस्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो। बस ये 3 स्टेप से बहुत इजीली आप वैलिडेट कर पाएंगे कि आपका क्लस्टरिंग कैसा हुआ है। तो हम लोग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग ने थियरी पार्ट देख लिया था, के मीन्स का, हायरार्किकल मीन का और डीबी स्कैन का, और सिलर्ट स्कोर भी देखे थे। अब चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे हम लोग sklearn और पाइथन से के मीन्स क्लस्टरिंग बना सकते हैं और बेसिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई डेटा सेट होगा, हमको उनको क्लस्टर करना है, तो सिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट्स है ना, ग्रुप्ड हो जाएंगे टुगेदर, ठीक है। वो है हमारा पूरा का पूरा एम। अब के मीन्स क्लस्टरिंग का बात करूं तो इनिशियली है ना, मैं थोड़े लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने वाला हूं। यहां पे मैं आपको एक नया चीज़ भी सिखाने वाला हूं, ठीक है, आप डेटा सेट कैसे बना पाइएगा। तो यहाँ पे एक डेटा सेट है फ्रॉम sklearn.dataset, एक लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं make_blobs। अब ये make_blobs अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा n_samples, नंबर ऑफ फीचर्स, और आपको कितना सेंटर्स चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से वो डेटा अपने आप ही बना देता है। और यहाँ पर करता क्या है, ये जनरेट आइसोट्रोपिक गॉसियन ब्लॉब्स फॉर क्लस्टरिंग, ठीक है, कुछ डेटा सेट बना रहा है वो आपको क्लस्टरिंग के लिए, ठीक है, जो गॉसियन स्ट्रक्चर में हो। तो इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखिए मैं इंपोर्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा इंपोर्ट हो गया, सक्सेसफुली रन भी हो गया। अब जो ये डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग ने देखा था, यही सिमिलर टाइप में ना मैं एक कोड आपके सामने यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ सो दैट आपका कोऑर्डिनेट्स बने। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, हम लोग ये make_blobs लिया है, नंबर ऑफ सैम्पल्स 1000 लिया है, सेंटर्स 3 लिया है। इसका मतलब हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग का आउटपुट है ना, आपको 3 क्लस्टर्स मिलना चाहिए, ठीक है। मैंने पर्पसली 3 डिफरेंट टाइप्स के डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं जो ग्रुप में है, ठीक है, और नंबर ऑफ फीचर्स 2 है, रैंडम स्टेट 23 है। अब जब भी make_blobs यूज करते हैं तो हमको कोऑर्डिनेट x और y मिलता ही है, ठीक है। तो x मेरा हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया मेरा डिपेंडेंट। बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में हम लोग y का वैल्यू लेते ही नहीं है, बट सिंस ये जो लाइब्रेरी है ये y का वैल्यू भी देता है, हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मेन फोकस करना है x में। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखिए डेटा पॉइंट कैसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x.shape, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 फीचर्स है, 1000 डेटा पॉइंट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको plot.scatter भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा plot.scatter, और जो मेरा फर्स्ट वाला फीचर होगा सारा रोज का लूंगा और 0th कॉलम का लूंगा, उसके बाद x:1, मतलब 0th कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। अब जब मैं उसको स्कैटर करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे डेटा सेट कैसा दिखता है, मेरे 3 मेन कैटेगरीज तो दिख ही रहे हैं, बट मैं उसको ग्रुप नहीं किया हूं। अभी ग्रुप करूंगा, लेबल्स बनाऊंगा या क्लस्टरिंग करूंगा विद द हेल्प ऑफ के मीन्स, ठीक है। और अगर मेरे को ये देखना भी है कैसे ये 3 ग्रुप दिखता है, आप यहाँ पर कलर तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं जो मेरा y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे, तो देखिए आपके पास 3 कैटेगरीज है, बट मेरा जो ये लास्ट वाला आउटपुट आना है ना, ये लेबल्स के थ्रू आना है। बेसिकली मैं क्लस्टरिंग करने के बाद ये लाना चाहता हूँ, और वही मेरा के मीन्स क्लस्टरिंग करूंगा। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, मैं y को लेना ही नहीं चाहता कहीं भी, ठीक है। और यूजुअली जब आपको रियल वर्ल्ड डेटा सेट मिलता है तो आपको y का कोई अता पता नहीं रहेगा, जो डिपेंडेंट फीचर है उसमें होता ही नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट या आउटपुट फीचर। अब इतना हो गया, डेटा सेट आ गया हमारे पास। अब मैं बहुत सारे सिंपल चीज़ करूंगा। पहली बात तो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, इधर कॉपी पेस्ट में कर दे रहा हूँ कोड, यहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आई होप ये सब लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। यहाँ पे वाई ट्रेन वाई टेस्ट बना ही रहा हूँ, बट मैं इसको नहीं यूज़ करूंगा। मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द इंडिपेंडेंट फीचर, क्योंकि इसमें ही मेरे को क्लस्टरिंग करना है। अब के मीन्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर जाके सर्च करेंगे sklearn के मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा का पूरा scikit-learn। तो यहाँ पे जो है के मीन्स आपका नंबर ऑफ क्लस्टर्स लेंगे, इनिशियलाइजेशन आपको क्या लेना है, के मीन्स प्लस, हम लोग ने ये सब के चीज़ों के बारे में पढ़ा था, राइट। बट फाइंडिंग दिस नंबर ऑफ क्लस्टर्स, के का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, राइट। हम लोग डिफरेंस देखेंगे, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सबमिशन करेंगे, वो सारा चीज़ करेंगे। वो थ्योरी पार्ट में मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया है, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। तो पहली बात, मैं यहाँ जाके फ्रॉम sklearn.cluster आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट
के मीन्स, ठीक है, के मीन्स में इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा के मीन्स एसके लर्न, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा मिस्टेक्स होता है, क्लस्टर, ठीक है, के मीन्स। तो ये मेरा के मीन्स आ गया। अब जहां मैं कैसे के का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, पहली बात तो ये मैनुअल वे है। लेट्स फर्स्ट स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं ये मैनुअल प्रोसेस से करेंगे। मैनुअल प्रोसेस मतलब मैं एल्बो मेथड देखने वाला हूँ। एल्बो मेथड जहाँ पे ये कोना आता है, राइट, एल्बो में, राइट, वो वाला डायग्राम जो हम लोग कंपेयर करेंगे के वैल्यू से और WCSS के वैल्यू से, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है गाइस, प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ आप जाके ना रिवाइज कर लीजिएगा वो थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, उसके बेसिस में ही है। तो एल्बो मेथड टू सेलेक्ट द के वैल्यू, ठीक है, टू सेलेक्ट द के वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया मेरा। अब यहाँ मैं जाऊँगा WCSS बनाऊँगा, ठीक है, ये मेरा लिस्ट हो गया। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, फॉर के इन रेंज 1,11, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट के वैल्यू से प्ले करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ के मीन्स इज इक्वल टू के मीन्स, मैं इनिशियलाइज कर दूंगा के मीन्स में। अब यहाँ जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है मेरा क्या है, n अंडरस्कोर क्लस्टर। तो n अंडरस्कोर क्लस्टर में मैं कंपेयर करने वाला हूँ पहले के वैल्यू से, राइट। पहला k इज इक्वल टू 1 होता है तो WCSS क्या आएगा, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, उधर k इज इक्वल टू 2 होगा क्या आएगा, वो सारा चीज़ हम कंप्यूट करेंगे। और उसके अलावा हम लोग यूज करेंगे इनिट इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन जो है के मीन्स प्लस प्लस। अब प्लीज डिस्कशन फोरम में लिखिए हम लोग क्यों के मीन्स प्लस प्लस यूज करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं थ्योरी में, ठीक है। अब फाइनली ये वाले मॉडल को लेके हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस करना है फिट ऑन माई एक्स ट्रेन, ठीक है। और WCSS जो है मेरा डॉट अपेंड कर दूंगा मैं, कहाँ WCSS वाला वैल्यू कहाँ आता है, वो आता है हम लोग के मीन्स डॉट इनर्शिया में। तो जो ये इनर्शिया पैरामीटर है इसमें अपना WCSS का वैल्यू आता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, मैं हर एक के वैल्यू में सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका WCSS हमको बेसिकली वो एल्बो मेथड में आएगा, हम लोग वो मैन्युअली चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग के का वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं, इट्स ओके, आप लोग वार्निंग्स को इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग्स इसलिए आता है कि थोड़े थोड़े वर्जन्स में मिसमैच आ जाता है। अब मैं जाके देखूँ WCSS, तो देखिए ये k इज इक्वल टू 1 के लिए था, k इज इक्वल टू 2 के लिए था, 3 के लिए था। तो ऐसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, ये कम होते जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एल्बो कर्व बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे मेरे x एक्सिस में हम लोग डालने वाले हैं अपना k का वैल्यूज़ और y एक्सिस में हम लोग डालने वाले हैं WCSS वैल्यू। तो ये जब दोनों हम करें x लेबल y लेबल और प्लॉट डॉट शो कर दें तो यहाँ पे देखिए आपका कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला k इज इक्वल टू 1 में 35,000 WCSS आ गया, उसके बाद इतना आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ से स्टेबल हो गया। तो मेरे हिसाब से जब हम लोग मैनुअल लेबल में देखेंगे, मैनुअली देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग k इज इक्वल टू 3 एक प्रॉपर वैल्यू है, क्योंकि ये जो एल्बो मेथड है ना, ये जो मेन कोनी है उसके बाद नॉर्मल हो रहा है यहाँ पे WCSS, वो वाला वैल्यू हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉब्ली ये डायग्राम से हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि k का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। अब दिस इज़ वेरी वेरी नाइस कि हम लोग ने ये कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिल गया 3 इनिशियलाइजेशन के मीन्स। अब मैं मेरा अब जाके मॉडल बनाऊंगा। अब मॉडल बनाने के टाइम मेरे को बेसिकली अप्लाई करना है अपने ट्रेनिंग डेटा में और अपने टेस्ट डेटा में, राइट। तब आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए के मीन्स डॉट, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, क्योंकि मेरे को लेबल्स फाइंड आउट करना है अपने एक्सट्रेन डेटा का। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरा आ गया लेबल्स, देखिए एक्सट्रेन डेटा का। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वाई लेबल्स, ठीक है, वाई लेबल्स, जो मेरा आउटपुट है फॉर द के मीन्स क्लस्टरिंग, और ये सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर है, ठीक है। अब मैं अगर जाके यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करूं, ठीक है, यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करूं, और इस बार हम लोग ट्रेन डेटा के लिए देख रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे x अंडरस्कोर ट्रेन और x अंडरस्कोर ट्रेन। बट मेरा जो कलर का वैल्यू है यहाँ पे क्या है, c इज इक्वल टू मेरा y अंडरस्कोर लेबल्स। अब देखिए कितना अच्छी तरीके से ये कैटेगराइज कर दिया मेरा ट्रेनिंग डेटा। तो इसका मतलब जो k इज इक्वल टू 3 है ना, बहुत ही अच्छा है अपना लेने का, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट, क्या आप टेस्ट डेटा को भी लेबल्स निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिट प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम लोग बस करेंगे डॉट प्रेडिक्ट। फिट प्रेडिक्ट सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को होता है, जहाँ पे हम फिट भी कर रहे हैं वो स्पेसिफिक डेटा सेट से और आउटपुट भी निकाल रहे हैं। बट इस केस में
हम लोग बेसिकली प्रेडिक्ट करेंगे। तो के मीन्स डॉट प्रेडिक्ट, ये हो गया मेरा आउटपुट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिख सकता है वाई टेस्ट अंडरस्कोर लेबल। तो ये बेसिक आउटपुट हो गया मेरा। अब सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करके मेरे टेस्ट डेटा को भी देख सकता हूँ, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ भी मेरा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और y का लेबल्स में y टेस्ट लेबल, y अंडरस्कोर टेस्ट लेबल्स। अब देखिए कितना अच्छे से कैटेगराइज हो गया मेरा टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा भी सही कैटेगराइज हो रहा है, ट्रेनिंग डेटा भी सही कैटेगराइज हो रहा है। अब चलिए एक और चीज़ समझते हैं गाइस। अभी जो टेक्निक हम लोग ने यूज़ किया है वो हम लोग ने मैन्युअली किया हुआ है, राइट। अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं तो ये चीज़ देखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना, जब के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से हम लोग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर इसको ऑटोमेट करना है, ये सारा प्रोसेस को ऑटोमेट करके हमको क्लस्टर्स ढूंढना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक और लाइब्रेरी हमारे पास sklearn में है जिसको हम लोग बोलते हैं नी लोकेटर, ठीक है, नी लोकेटर। अब नी लोकेटर क्या करेगा, आपका के का वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ लेगा। उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी, पिप इंस्टॉल KNEED, राइट। sklearn के अंदर नहीं प्रेजेंट है, ये बाहर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये और सक्सेसफुल हो गया इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, मैं के नीड से इंपोर्ट करूंगा नी लोकेटर, राइट। अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑटोमेट गाइस। देखिए ऑटोमेट करने के लिए में ना कोई कुछ ना कुछ बना ही देते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत क्यूबरसम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम लोग इनिशियलाइज करेंगे न्यू लोकेटर और यहाँ पे डाल देंगे रेंज ऑफ 1,11 और यहाँ डाल देंगे WCSS कॉमा, और यहाँ मेरा होगा कर्व, ठीक है। देखिए नी लोकेटर में भी हमको कुछ नहीं देना, अपना के का वैल्यूज देना है, जो पॉसिबल वैल्यू है। WCSS ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया है। अब कर्व में क्या आता है, कर्व में एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, आइदर समथिंग कॉल्ड एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर आपका ये जो है वैल्यूड इंक्रीज होता है, ऐसा इंक्रीज होता है WCSS, तो हम लोग कॉनकेव यूज करेंगे। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, तो उसके चलते हम लोग कॉन्वेक्स यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब ऐसे पैराबोला वाला टाइप का शेप में। और यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। अब यहाँ डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है WCSS, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डिक्रीजिंग। और यहाँ भी दो ही वैल्यू आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दिस आर लाइक फिक्स्ड टर्म्स अगर हम नी लोकेटर का लाइब्रेरी देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ KL इज इक्वल टू, इतना ही पैरामीटर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, KL.elbow, इतना ही बोलना है। जैसे आप बोलेंगे ओके ये L है, मैं 1 लिखा था, राइट, elbow। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको 3 क्लस्टर्स बोल के दे रहा है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, राइट। मैंने इतना सब मैनुअल एफर्ट किया, उसके बाद मेरे को जाके मिला कि के का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स का वैल्यू क्या होता है। बट ये नी लोकेटर जस्ट 2 लाइन के कोड से आपको बेसिकली बता दिया है भाई कितना इसका एल्बो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली परफॉर्मेंस वैलिडेशन के लिए और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलॉइड स्कोर, राइट। अब सिलॉइड स्कोर के लिए भी हम लोग sklearn में प्रेजेंट है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर देंगे फ्रॉम sklearn.metrics सिलॉइड स्कोर। आपको पता है सिलॉइड स्कोर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, -1 to +1। अब जैसे हम लोग ने WCSS के लिए किया था ना, ऐसे ही हम लोग सिलॉइड स्कोर का भी स्कोर कंप्यूट करेंगे हर एक के वैल्यू का, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, आई होप आप लोगों को ये कोड समझ में आ रहा हो। यहाँ पे मैंने लिखा सिलॉइड कोएफिशिएंट्स फॉर के इज इक्वल टू रेंज 2,11, के मीन्स फिट कर रहे हैं, उसके बाद सिलॉइड स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं और यही स्कोर हम लोग सिलॉइड कोएफिशिएंट के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया सिलॉइड कोएफिशिएंट्स। तो देखिए ये मेरा सब वैल्यूज आ गया, बट ये स्कोर में से कौन सा के वैल्यू से हम लोग ये कर रहे हैं। देखिए के जब मैं स्टार्ट किया ना 2,11, क्या ये भी बता पाएगा कि आपका के इज इक्वल टू 3 एग्जैक्टली राइट है? हाँ बता पाएगा। कैसे? जो भी आपका कोएफिशिएंट वैल्यू आया ना, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ सिलॉइड स्कोर और के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में मेरा के है और ये मेरा सिलॉइड कोएफिशिएंट। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए के इज इक्वल टू 3 के लिए मेरा सिलॉइड स्कोर हाईएस्ट है, मोर देन 80%। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू 3 इस सबसे बेटर है। और सिलॉइड स्कोर आपको पता है कि -1 to +1 के बीच में रेंज होता है, ठीक है। और जो वैल्यू मोर टुवर्ड्स द +1 द मोर बेटर द क्लस्टरिंग इज, राइट। हेलो गाइस, तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। अब देखने वाले हैं एक नया क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग इंप्लीमेंटेशन, अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड sklearn। अब इसका स्टेप्स ऑलमोस्ट के मीन क्लस्टरिंग के जैसा ही होगा, पूरा का पूरा जो हम लोग ने स्टेप्स फॉलो किया था।
बट इस केस में मैं ना डेटा सेट लेने वाला हूँ जो आयरिश डेटा सेट था हमारा, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए गाइस, जो जो कॉमन चीज़ें हैं मैं क्विकली एग्जीक्यूट करता हूँ, जो नया चीज़ है मैं डेफिनेटली उसको टाइम लगा के आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आयरिश डेटा सेट कर दिया, ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया, ये मेरा कॉलम्स हो गया। अब फाइनली मेरा आयरिश डेटा कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, जहाँ पे मेरे ये सारे फीचर्स हैं। मेरे को आउटपुट फीचर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं यही फीचर्स को ना क्लस्टर करने की कोशिश करूँगा। बट अगर मेरे को आपको क्लस्टर करके दिखाना है विजुलाइज वे में, तो 4 डायमेंशन, जब हमारे पास 4 फीचर्स होते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, पहली बात तो मैं फीचर स्केलिंग अप्लाई करूंगा इसमें, क्योंकि के मींस क्लस्टरिंग और हायरार्किकल मीन क्लस्टरिंग में ना एक स्टेप हमेशा आपको करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर स्केलिंग, जैसे स्टैंडर्ड स्केल और ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहली बात तो इसको फीचर स्केल करेंगे, उसके बाद ये 4 डायमेंशंस को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग पीसीए, और उसके बाद हम लोग जाके के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये सारा स्टेप्स हम लोग करने वाले हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, और यही सही तरीका होगा हम लोगों को इस तरीके से विजुलाइज करने के लिए 2 डायमेंशन में। तो पहली बात तो यहाँ मैंने स्टैंडर्ड स्केलर कर दिया है, इसके लिए मैंने इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम sklearn.preprocessing स्टैंडर्ड स्केलर, और स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद मैंने यही स्केलर को फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आयरिश डेटा सेट में, तो मेरे पास एक्सकेल्ड आ गया है, ठीक है। मैं अभी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं किया हूं, आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको डायरेक्टली इसमें इस तरीके से दिखाता हूं, और मैं आपको एक इंटरनल टास्क देता हूं। इससे पहले ना, जब आप स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करते हैं उससे पहले आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करिए, उसके बाद ट्रेन डेटा को अलग से स्केल करिए और टेस्ट डेटा को अलग से स्केल करिए। अभी मैं फिलहाल विदाउट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट टू शो यू। अब यहां पर देख सकते हैं आप 4 फीचर्स है और मेरा डेटा भी स्केल्ड हो गया है। अब मैं अगर इसको 4 फीचर्स को 2 फीचर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन यूज करूंगा। उसके लिए हमको यूज करना है पीसीए। तो यहां पे मैंने फ्रॉम sklearn.decomposition इंपोर्ट पीसीए कर दिया। पीसीए का n_components 2 करता हूं, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा 4 डायमेंशन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो ये डेटा है अपने पास, ये मेरा डेटा ऐसे हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये मेरा मॉडल है पीसीए। अब मैं जैसे फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया एक स्केल डेटा में, तो अब मैं जाके देखूंगा PCA_scaled। तो आप अभी देखिए आपके पास 2 फीचर्स होंगे, देखिए 2 फीचर्स है। अगर आपको देखना है डॉट शेप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 फीचर्स, मैं 4 फीचर्स से 2 फीचर्स कन्वर्ट कर दिया। अब आप डेफिनेटली विजुलाइजेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्कैटर्ड प्लॉट। तो यहाँ पे मेरा एक स्कैटर है, एक दूसरा स्कैटर है। ऑब्वियसली आपको आंसर मिलना चाहिए कि 2 स्कैटर पॉइंट होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है, और के मींस क्लस्टरिंग। अब चलिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो आपको याद रखना हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, इज टू कंस्ट्रक्ट अ डेंडोग्राम, ठीक है। डेंडोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली पता लगा पाइएगा कि आपका के का वैल्यू क्या होता है। अब डेंडोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है स्काईपाई लाइब्रेरी। तो यहां पे हम लोग ने किया इंपोर्ट scipy.cluster.hierarchy एज SC, और ये मेरा फिगर साइज हम लोग दे रहे हैं, डेंडोग्राम दे रहे हैं। अब देखिए डेंडोग्राम बनाने के लिए ना ये ही लाइन चाहिए आपको, बस ये एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। अब याद रखिए डेंडोग्राम एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ऑलरेडी उसको पाइथन में बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट जो स्काईपाई में बनाया हुआ है ना, इसमें हम लोग यूज करते हैं sc.dendrogram फंक्शन, और इसमें जो डेंडोग्राम को कनेक्ट करना है उसको लिंकेज में हमको डेटा सेट देना है, और मेथड वॉर्ड देना है जो कि फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा फॉर क्रिएटिंग द डेंडोग्राम, ठीक है। यहां पे बस अपना स्केल्ड डेटा और मेथड आपको देना है वॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप देंगे और टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल देंगे, तो हम लोग बेसिकली डेंडोग्राम किससे बना रहे हैं, पॉइंट्स एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस, है ना, उसके थ्रू। जब हम यहाँ मेथड इज इक्वल टू वॉर्ड यूज करते हैं, तो इंटरनली ये बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि भाई ट्राई टू यूज द यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा यूक्लिडियन मतलब आपका डेंडोग्राम बन जाता है। मैंने आपको छोटा सा डेंडोग्राम दिखाया था, बट इन शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट वर्टिकल लाइन इन सच दैट नो हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू इट। ये सबसे लंबा वर्टिकल लाइन है, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रहा है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पास नहीं हो रहा है। अब मैं जब यहाँ पर एक लाइन बना दूं, तो मेरे 2 डेटा पॉइंट से पास होगा। तो इसका मतलब मेरे कितने क्लस्टर्स होंगे, 2 ही क्लस्टर, एक क्लस्टर इधर, एक क्लस्टर इधर, ठीक है।
तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn.cluster इंपोर्ट एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, और एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में हम लोग देंगे n_cluster इज इक्वल टू 2, एफिनिटी बाय डिफॉल्ट जो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो वाला चीज़ है, और ये पैरामीटर आप sklearn में भी देख सकते हैं, और लिंकेज बेसिकली है वॉड, ठीक है। और हम लोग फिट कर देंगे PCA स्किल्ड में। जैसे हम लोग ने फिट कर दिया, ये बन गया। अब जाके देख लीजिए क्लस्टर डॉट लेबल्स, ये मेरा क्लस्टर डॉट लेबल्स बन गया 2 क्लास का, बहुत ही सिंपल। अब मैं जाके अगर बस प्लॉट कर दूं जो हम लोग ने पिछले टाइम किया था, आप देखिए अब इस तरीके से हमारा लेबल्स बन रहा है, बहुत ही सुंदर, राइट। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बेसिकली हायरार्किकल क्लस्टरिंग से बहुत ही ईजिली क्लस्टर कर पा रहे हैं, राइट। और फाइनली सिलॉइड स्कोर का तो हम लोग ने कोड देख ही लिया था, तो ये जाके एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो सिलॉइड स्कोर k इज इक्वल टू 2 इज द हाईएस्ट, तो हम लोग k इज इक्वल टू 2 सेलेक्ट करेंगे। कोड ऑलमोस्ट सेम है सिलॉइड स्कोरिंग का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग अप्लाई कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, और बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमको लेबल्स वेबल्स मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सिलॉइड स्कोर। सिलॉइड स्कोर में हमको सिर्फ 2 चीज़ देना है, अपना स्केल डेटा और अपना लेबल्स। तो इन दोनों में क्या करेगा, इंटरनली वो सिलॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट ढूंढेगा, A of I, B of I ढूंढेगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं DB-scan क्लस्टरिंग। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आपको DB-scan और K-मीन्स के बारे में बोलना है, तो DB-scan आपको क्लस्टर करने देता है नॉन लीनियर डेटा को भी, राइट। तो इस वीडियो में पहली बात तो हम लोग देखेंगे नॉन लीनियर डेटा कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक लाइब्रेरी यूज करने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं make_moons। इट इज गोइंग टू क्रिएट 2 इंटरलीविंग हाफ सर्कल्स, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया ये सारे लाइब्रेरीज को, जैसे DB-scan, make_moon, matplotlib। तो देखिए हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके का बनता है। तो यहाँ पर make_moons मैंने लिया है, n_samples मेरे 250 है, नॉइज 0.05 डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि DB-scan आपके आउटलायर्स भी ढूंढ सकता है अगर आउटलायर्स रहे तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ पे मैंने स्कैटर कर दिया पॉइंट्स। तो कुछ इस तरीके का इंटर हाफ सर्कल्स दिख रहा है, देखिए पूरा नॉन लीनियर रिलेशनशिप में है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं है, ये पूरा का पूरा ऐसा ये है। अगर K-मीन्स के थ्रू करेंगे ना तो ये एक ही क्लस्टर टाइप का दिखाएगा, बट यहाँ पे हम लोग DB-scan से ना देखेंगे कि असली में कितने क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके चलते पहली बात तो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे, ये तो हम लोग को स्टेप पता है ऑलरेडी, फिट ट्रांसफॉर्म ये सारा चीज़। अब DB-scan एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर होता है। पहली बात तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे DB-scan, और अगर आपको पता नहीं है DB-scan कहाँ है तो आप जस्ट जाके सर्च करिए sklearn DB-scan, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा sklearn.cluster DB-scan के अंदर, ठीक है। तो यही एप्सिलॉन है, मिनिमम सैंपल है, मेट्रिक बाय डिफॉल्ट यूक्लिडियन है, वो सब तो आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम sklearn.cluster import DB-scan, राइट। अभी मेरा DB-scan आ गया, मैंने एप्सिलॉन अभी 0.5 लिया। अगर यू कैन कंसिडर डिफरेंट एप्सिलॉन वैल्यू एज ए हाइपर पैरामीटर, सेलेक्ट वन, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिट कर दिया अपने स्केल डेटा में, और फाइनली हमको लेबल्स मिल गया। तो लेबल्स देखिए 2 कैटेगरीज दिखा रहा है, 0s and 1s। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि अगर आप K-मीन्स से प्रॉब्ली अप्लाई करेंगे ना आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको एक ही कैटेगरी मिलेगा कि सारा पॉइंट्स एक ही तरह दिख रहा है। बट ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ना, DB-scan बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ सकता है। अब जाके मैं अगर स्कैटर करूं मेरे रियल डेटा, मेरे इसका प्रेडिक्टेड लेबल्स के साथ, तो आप देखिए कितना अच्छी तरीके से दिखता है, राइट। और अगर मैं रियल डेटा पॉइंट्स के साथ करूं, जहां पे मैं C=Y लिखा हूं, Y मेरा आउटपुट फीचर है ना, तो यहाँ पे देखिए सेम ऑलमोस्ट ऐसे ही है। तो DB-scan एक बहुत ही अमेजिंग एल्गोरिथम है, जब भी आपका डेटा कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप में होता है उसको क्लस्टर्स करने में बहुत ही मददगार होता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब आप डिफरेंट डेटा सेट के साथ आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स ट्राई कर सकते हो, क्लस्टर्स कर सकते हो, और फ्लेवर देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट। So yes, this was it from my side. I hope you like this particular video. I will see you all in the next video. Thank you.